वर्ल्ड ऑफ फैंटेसी एक काल्पनिक रचना है और इसे 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के वयस्क पाठकों के लिए अभिप्रेत किया गया है। इसमें दिए गए सभी नाम, पात्र, व्यवसाय, स्थान, घटनाएं और दुर्घटनाएं या तो लेखक की कल्पना का उत्पाद हैं या काल्पनिक तरीके से उपयोग किए गए हैं। किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति या किसी वास्तविक घटना से कोई भी समानता पूरी तरह से संयोग मात्र मानी जाएगी। शहर छोड़ने के बाद तीनों ने बिना समय गंवाए पहले शहर एक्टाकस की ओर तीव्र गति से दौड़ लगा दी। सिएरा इतनी तेजी से उड़ रही थी कि उन्हें कोई संदेह नहीं था कि वे अंधेरा होने से पहले शहर पहुंच जाएंगे। आज रीसेट के बाद छठा दिन था और अगर उनकी गणना सही थी तो उनके पास अभी भी एक पूरा दिन बचा था। 7वें दिन और रात के बाद 8 तारीख को एक रीसेट होने वाला था। अरे एरेबल, कैसी हो? सब ठीक है? ईदान ने मानसिक संपर्क के जरिए पूछा, जो अपने आसपास की दुनिया के चिंतन से विचलित था। ये ठीक है, एरेबल ने बिना किसी उत्साह के उत्तर दिया। तुम इतने उदास क्यों हो? क्या तुम्हें इस बात का दुख है कि चीजें हमारी योजना के अनुसार नहीं हुई? एरेबेल ने जवाब में सिर्फ सिर हिलाया। किसने सोचा था कि वो इतनी इस दुनिया से बाहर निकलेगी? ईदान ने थोड़ी हारे हुए स्वर में कहा। उसे इससे अलग कुछ और ही उम्मीद थी। ये तो पक्का है। एरेबेल ने सहमति जताते हुए एस्मा की सारी हरकतों को याद किया। इससे पहले कि ईदान और एरेबेल दूसरों के साथ तीसरा शहर छोड़ते और डोपलगैंगर्स के जंगल को चुनते, उन दोनों के पास पहले से ही एक मोटी योजना थी। उन दोनों ने सिस्टम का कार्य पूरा करने के लिए और इसके नए कार्य की खोज करने के लिए डोपलगैंगर्स के जंगल में जाने का निर्णय लिया। दोनों को पूरा भरोसा था कि यह नया फीचर किसी सुप्रीम सिस्टम से जुड़ा होगा और वे किसी भी जानवर को वश में करने के लिए कम से कम एक स्लॉट पाने को तैयार थे। शुरुआत में ये जोड़ा एक उड़ने वाले जानवर को वश में करना चाहता था, जो उन्हें यूलिया और नीमो को निषिद्ध क्षेत्रों के बीच तेजी से घूमने में मदद करे। हालांकि सब कुछ योजना के मुताबिक नहीं हुआ। पहले पागलपन की ऊर्जा में अपने आप में बदलाव ला दिया है, जिससे ईदान को अपने वंश का उपयोग करने का अवसर लगभग छिन गया है और इसके बिना वो उड़ भी नहीं पाएगा। दूसरे जेमिनिया और परफेक्ट डोपलगैंगर्स के साथ एक अप्रत्याशित मुठभेड़ ने उनके बारे में नई जानकारी दी। एरेबल को उस शाम ईदान के साथ हुई अपनी बातचीत याद आई, जब उन्होंने यूलिया और नीमो के साथ जानवरों को वश में करने के मार्ग की नियमावली साझा की थी। फिर ईदान ने अपनी मूल योजना का एक संशोधित वाला वर्जन प्रस्तावित किया। उनके विचार के अनुसार यदि उन्हें नया कार्य शुरू करने के बाद अनुबंध पर हस्ताक्षर करने का अवसर मिलता है, तो पहले अनुबंध के लिए चुने गए उड़ने वाले जानवर की बजाय वे दोनों जेमिनिया जाएंगे और परफेक्ट डोपलगैंगर्स के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के लिए कहेंगे। इसके अलावा ईदान ने सिस्टम पॉइंट्स के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के लिए दूसरे स्लॉट खोलने की संभावना की ओर भी ध्यान आकर्षित किया है। उन्होंने सुझाव दिया कि यदि संभव हो तो उन्हें इस दुनिया को छोड़कर अपने घर लौटने से पहले दूसरा स्लॉट खोलकर दूसरे अनुबंध के बारे में सोचना चाहिए। ये सिस्टम दंपत्ति की अपेक्षाओं पर खरा उतरा। अनुबंध पर हस्ताक्षर करने और दूसरा स्टार बनाने के लिए दूसरे स्लॉट में प्रत्येक को 1000 अंक खर्च करने पड़ते थे। हैरानी की बात थी कि हालांकि कीमत अलग अलग थी, वे अलग अलग स्टार नहीं बना सकते थे। दोनों को एक ही समय पर भुगतान करना पड़ता था और उसी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था जिससे वे इस बीस्ट टेमिंग फंक्शन को खोलने और अपने पहले स्टार को बनाते समय गुजरे थे। सिस्टम की मदद से इस जोड़े को अपना पहला स्टार बनाए हुए 2 दिन से भी कम समय हुआ था। सिस्टम द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार उन्हें अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के बाद 1 हफ्ता इंतजार करना पड़ता था। ये देखते हुए कि पहले अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हुए केवल एक ही दिन बीता था, दंपत्ति को दूसरा स्लॉट खोलने के लिए 6 दिन और इंतजार करना पड़ता था। आप वाटर वैल्करी के साथ दूसरा अनुबंध कैसे करना चाहेंगे? उस दिन ईदान के इस अप्रत्याशित प्रश्न ने एरेबेल को वास्तव में चौंका दिया। क्या आप गंभीर हैं? ईदान द्वारा ये पागलपन का विचार दिए जाने से पहले एरेबेल ने इस संभावना पर विचार भी नहीं किया था। याद है सिएरा ने हमें वाटर वैल्करी के बारे में क्या बताया था? एरेबेल ने अपने विचारों को खंगालना शुरू कर दिया और वाटर वैल्करी के बारे में जानकारी खोजना शुरू कर दिया। ऐसा लगता है सिएरा ने कहा था कि वैल्करी दूसरे शहर लिम्बो में बस गई, लाइट वैल्करी के विपरीत, जो पहले शहर का असली नेता है। ये तो सही कहा। और क्या तुम्हें याद है कि सिएरा ने उसके बारे में और क्या कहा था? हाँ, याद आया। उसने कहा था कि इस वैल्करी का दूसरे शहर में अपना खुद का बिजनेस या ऐसा कुछ है और वो वहाँ की काफ़ी मशहूर व्यक्तित्व है। हाँ, ये सही है। क्या तुम्हें लगता है कि वो तुम्हारे लिए दूसरे अनुबंध के लिए एक अच्छा विकल्प हो सकती है? ईदान ने अपनी आवाज़ में कुछ मनोरंजन के साथ पूछा। यद्यपि ईदान का विचार थोड़ा पागलपन का और लगभग असंभव लग रहा था, फिर भी एरेबेल की जिज्ञासा और इच्छा जागृत हो गई।
क्या तुम्हें लगता है कि हम वैल्करी के साथ कोई अनुबंध कर सकते हैं? एरेबेल ने कुछ अनिश्चितता से पूछा। वो इस बात को लेकर चिंतित थी कि क्या बुद्धिमान प्राणियों के साथ अनुबंध करना संभव भी है। अरे एरेबेल, तुम इस कार्य को बहुत कम आंकती हो। ईदान उसकी शंकाओं पर हंसे बिना नहीं रह सका। ये कार्य सुप्रीम सिस्टम से संबंधित है, जो वश में करने में माहिर है। मुझे यकीन है कि ये सिस्टम किसी भी चीज को सिकुड़ने और वश में करने में सक्षम है। अन्यथा मुझे समझ नहीं आता कि उसे सुप्रीम की उपाधि की क्या आवश्यकता है। ईदान के शब्दों के बाद भी एरेबेल ने उसे संदेह से देखा। जरा सोचो, वाटर वैल्करी की ही तरह तुम्हारा भी जल तत्व से लगाव है, और चूंकि वैल्करी का दूसरे शहर में अपना खुद का बिजनेस है, इसका मतलब है उसमें नेतृत्व की प्रतिभा है। अगर हम भविष्य में अपना कुछ बनाने का फैसला करते हैं तो ये हमारे लिए बहुत मददगार हो सकता है। ईदान अपने भविष्य के बारे में सोचने लगा था। तभी वे अपनी दुनिया में लौट आए। ईदान और एरेबेल अपने सामने आने वाली सभी समस्याओं और कठिनाइयों का सामना अकेले में ही कर सकते हैं। उन्हें ऐसे लोगों की ज़रूरत है जिन पर वे दोनों भरोसा कर सकें, ऐसे लोग जो उन पर शक न करें और जो उन पर पूरा भरोसा करते हों। और ऐसे लोगों की गैर अनुबंधित जानवरों या प्राणियों की भूमिका के लिए आदर्श उम्मीदवार कौन हो सकता है? लाइट वैल्करी के बारे में क्या? आपने लाइट वैल्करी के बारे में क्या सोचा? एरेबेल ने अचानक ईदान से पूछा, उसे गौर से देखते हुए। कौन? क्या वो है? नहीं, बिल्कुल नहीं, मैंने उसके बारे में सोचा भी नहीं। तुमने सियरा को कहते सुना है कि मेरे लिए उससे दूर रहना ही बेहतर है। ईदान ने जल्दी से इनकार कर दिया। एरेबेल की अभिव्यक्ति अपरिवर्तित रही, मानो वो उसकी बात पर विश्वास नहीं कर रही हो। हिम्मत भी मत करना, इसके बारे में सोचना भी मत, एरेबेल ने कुछ देर पॉज करते हुए दृढ़ता से कहा। ओह, ठीक है। ईदान ने जैसे तैसे निगलते हुए सहमति जता दी। ईदान को पहले ही एहसास हो गया था कि कभी कभी एरेबेल का व्यवहार उसे डरा देता है, और एरेबेल को खुद भी इस बात का एहसास नहीं है कि वो इतनी डरावनी हो सकती है। नतीजा ये हुआ कि वे दोनों वाटर वैल्करी से ठीक से बात नहीं कर पाए और जल्दी से वहां से निकल गए। वो उन्हें बहुत अजीब लगी और उन्होंने उससे कोई वास्ता न रखने का फैसला किया। जब वे इस विचार को त्याग कर पहले शहर की ओर जा रहे थे, तो जिस शहर को उन्होंने त्यागा था उसे उनकी असली पहचान का पता चल गया। एस्मा ने दूसरे शहर को छोड़ दिया और दूसरी वैल्करी की तलाश में उनके पीछे पहले शहर तक चली गई, क्योंकि उसे ये गलतफहमी हो गई कि वे उसकी ओर आ रहे थे। रीसेट के छठे दिन डॉपलगैंगर्स के जंगल में एक सुकून भरा माहौल था। इस दिन स्थानीय निवासियों के आह्वान पर प्रतिक्रिया देने वाला हर व्यक्ति समूह की वापसी का इंतजार कर रहा था, जिसमें उनके लक्ष्य भी शामिल थे। ये काम उन्हें बहुत आसान लगा। बस दूसरी दुनिया से सिल्वर श्रेणी की मानव जाति के 2 प्रतिनिधियों को पकड़ना जरूरी था। ऐसा लगता है कि इससे आसान क्या हो सकता था और क्या गलत हो सकता था। दर्शकों में एक युवा जोड़ा भी था, जो बाकियों से कुछ अलग नहीं था और सिल्वर रैंक का था। उन्होंने नाश्ता किया ही था कि अचानक आदेश मिलने पर उन्हें उठा लिया गया और पूरे इलाके में बांट दिया गया। लड़का और लड़की स्थानीय निवासी थे, इसी छोटी सी दुनिया में जन्मे और पले बड़े थे। वे लिम्बो के तीसरे शहर में रहते थे और कभी-कभी एडवेंचरर्स गिल्ड के लिए खोज पूरी करते थे। सिल्वी, आज सुबह मुझे बहुत बुरा लग रहा है, छोटे भूरे बालों और भूरी आंखों वाले एक लड़के ने घबराई हुई आवाज में कहा। उसने कुछ घिसे पिटे एडवेंचरर के कपड़े पहने हुए थे और अपनी ही उम्र की एक लड़की के बगल में चल रहा था। ये लड़की, जिसे वो सिल्वी कहता था, उसकी बचपन की दोस्त थी। वे अक्सर साथ समय बिताते थे और एक ही एडवेंचर ग्रुप का हिस्सा भी थे। सिल्वी अपने साथी से एक सिर छोटी थी, उसके लंबे काले बाल और भूरी आंखें थी। उसका रूप रंग औसत से ऊपर था और उसके शारीरिक मापदंड भी औसत थे। क्या तुम मजाक तो नहीं कर रहे हो? सिल्वी ने आश्चर्य और चिंता से उस आदमी से पूछा। नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। सिल्वी ने केविन की चिंता देखी और चिंतित होने लगी। बचपन से ही केविन में खतरे को भांपने की एक अनोखी क्षमता थी, और इसी क्षमता की बदौलत ये जोड़ा कई बार खतरे से बचने में कामयाब रहा। यहाँ तक कि इस क्षमता की बदौलत वे कई बार जानमाल से भी बच गए। कायर मत बनो, केविन को सिल्वी से उनकी आपसी जान पहचान ने प्रोत्साहित किया, जिसने उन्हें इस अभियान में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया था। वो 4 लोगों के एक छोटे से समूह का नेता था। अगर वो ना होता तो वे इस खतरनाक जगह पर नहीं पहुंचते। उसका नाम रॉड्रू था और वो जोड़े के विपरीत अपने समूह के अन्य सदस्यों की तरह ही गोल्ड रैंक का लड़ाकू था। तो क्या हुआ? हमारे लक्ष्य तुम दोनों सिल्वर रैंक वाले नए खिलाड़ियों के समान ही हैं, रॉड्रू ने दंपति की ओर देखते हुए कहा। लेकिन जानकारी के अनुसार उनके पास डायमंड रैंक और प्लैटिनम रैंक का लड़ाकू विमान है, सिल्वी ने आपत्ति जताई। उसे केविन के खतरे को भांपने की क्षमता पर संदेह नहीं था और इसलिए वो पहले से ही चिंतित होने लगी थी और वर्तमान स्थिति से बाहर निकलने का रास्ता खोजने की कोशिश कर रही थी। तो क्या हुआ? हमारे पास 4 डायमंड रैंक वाले और 13 प्लैटिनम रैंक वाले लड़ाके हैं।
उनके समूह के अंतिम सदस्य शोरा नाम के एक व्यक्ति ने अपनी राय व्यक्त की। शायद हम लड़ाई में हिस्सा ही ना लें, रॉड्रू ने कुछ अफसोस के साथ कहा। मेरे ख्याल से उन्होंने सिर्फ सिल्वर रैंक के 2 लोगों को पकड़ने के लिए बहुत ज़्यादा लोग इकट्ठा कर लिए हैं। हाँ, ये तो पक्का है, शोरा ने हंसते हुए सहमति जताई। उनके ग्रुप के लिए ये आसान काम था और अच्छी कमाई भी। सिल्वी और केविन के पास आपत्ति जताने के लिए शब्द नहीं थे। दोनों ही निचले दर्जे के थे और बाहर से देखने पर रॉड्रू और शोरा की बातें सच लग रही थी। उनके पास लिम्बो का दिमाग भी था, जो समय समय पर उनके लक्ष्य के स्थान के बारे में जानकारी प्रदान करता था। लिम्बो का दिमाग स्थानीय लोगों के नेता तक सूचना पहुंचाता था और वो बदले में विशेष रूप से प्रशिक्षित लोगों के माध्यम से सूचना का प्रसारण करता था, जो बहुत तेजी से उड़ने वाले छोटे छोटे तात्विक पक्षी बना सकते थे और छोटे समूहों के सभी नेताओं तक सूचना पहुंचा सकते थे। प्राप्त की गई नवीनतम जानकारी के अनुसार कल लक्ष्य मध्य परत के साथ केंद्रीय परत की सीमा तक पहुंच गए और रात के लिए शिविर स्थापित कर लिया, और बहुत जल्द ही उनका उनसे सामना होने वाला था, और इसी कारण से उन सभी को एक बड़े नेटवर्क का गठन करते हुए निर्धारित क्षेत्रों में वितरित कर देने का आदेश दिया गया था। जबकि सिल्वी और केविन चिंतित थे, रॉड्रू और शोरा बहुत खुश थे। उनका समूह जल्दी से अपने निर्धारित क्षेत्र में पहुंच गया और आसपास के माहौल पर नजर रखने लगा ताकि कोई छूट न जाए। सिल्वी और केविन की चिंता पल पल बढ़ती जा रही थी। वे जल्द से जल्द इस जगह से निकलना चाहते थे और उनकी ये उत्सुकता उनके समूह के अन्य 2 सदस्यों पर भी हावी हो गई थी। समय के साथ नई जानकारी सामने आई, जिससे रॉड्रू और शोरा और भी ज्यादा खुश हो गए और उन्होंने सिल्वी और केविन की बिना किसी कारण से बहुत ज्यादा चिंता करने के लिए आलोचना करना शुरू कर दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार डायमंड रैंक का एकमात्र योद्धा जो गोलों के समूह में था, अपने शिष्य के साथ जो हाल ही में प्लैटिनम रैंक पर पहुंचा था, उन्हें छोड़कर चला गया। इससे गोलों के पास केवल 2 अनुरक्षक बचे, एक प्लैटिनम रैंक का योगी और एक गोल्डन रैंक का सामान्य व्यक्ति। रॉड्रू और शोरा का उत्साह देखकर केविन भी शांत होने लगा, लेकिन सिल्वी इसके विपरीत और ज्यादा उत्तेजित हो गई। केविन को भले ही अपनी क्षमता पर उतना भरोसा ना रहा हो, लेकिन सिल्वी ने पहले ही साबित कर दिया था कि उसकी क्षमता कभी गलत नहीं होती। 1 घंटे से भी कम समय बाद एक और खबर आई जिसने पूरे घात प्रतिघात को एक बड़े मजाक में बदल दिया। उनके घात लगाए हुए लक्ष्य गायब हो गए। कोई नहीं जानता था कि ये कैसे, कब और कहाँ हुआ। यहाँ तक कि लिम्बो का दिमाग भी अपना जोड़ा नहीं ढूंढ सका। सन्नाटा छा गया। किसी को भी नहीं पता था कि क्या करना है, क्योंकि उन्हें लक्ष्य के स्थान का भी पता नहीं था। सिल्वी को यह खबर सुनकर लगा कि कुछ गड़बड़ है। उसकी चिंता हर पल बढ़ती जा रही थी। यदि वो पहले केविन से थोड़ी दूर खड़ी थी, तो अब वो लगभग उसके करीब ही थी। रॉड्रू और शिरा अभी भी आशावादी थे। इस प्रकार कुछ और समय मौन और रहस्य में बीत गया। जल्द ही एक छोटा सा और तात्विक पक्षी उड़कर आया और दूसरी खतरनाक खबर लेकर आया। समूह, जिसमें एक स्वर्ण श्रेणी का योद्धा और 4 रजत श्रेणी के योद्धा थे, शामिल थे, ने आपस में बातचीत करना बंद कर दी। जांच से पता चला कि पूरे समूह को किसी अज्ञात शक्ति द्वारा बिना कोई संकेत दिए समाप्त कर दिया गया था। रॉड्रू और शोरा, जो कभी जोश से भरे हुए थे, अब डरे हुए और खोए हुए लग रहे थे। सिल्वी को यकीन था कि उसने उनकी आंखों में डर और घबराहट देखी होगी। शिशी, अचानक एक हल्की सी हंसी गूंजी, जिससे केविन और सिल्वी एक साथ चौंक गए। उन्होंने अचानक अपना सिर घुमाया और देखा कि 2 आकृतियां उनके पास ही खड़ी थी। वे एक पुरुष और एक महिला थे। उस आदमी के छोटे काले बाल और भूरी आंखें थीं और उस लड़की के भी छोटे काले बाल और भूरी आंखें थीं। उनकी नजरें और अजीब लेकिन एक जैसी मुस्कान देखकर सिल्वी और केविन की रीढ़ की हड्डी में सिरहन दौड़ गई। वे एदान और आराबेल के हमशक्ल थे, जो अपने नए मालिकों पर घात लगाने वालों के साथ अपना खेल खेल रहे थे। उनकी आंखों में पागलपन के साथ साथ मनोरंजन भी था। उन दोनों को देखकर ही केविन और सिल्वी में वास्तविक पशु भय भर गया। शी 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 दोनों हमशक्ल समय समय पर हल्की हंसी हंसते थे, मानो अपने शिकार का मजाक उड़ा रहे हों। रॉड्रू और शोरा ने भी उस जोड़े को अचानक आते देखा और तुरंत पहचान लिया कि वे उनके निशाने पर हैं। हालांकि केविन और सिल्वी के उलट उनकी आंखों में डर नहीं था, बल्कि बस उत्सुकता थी। दोनों ही इस बात से खुश थे कि उन्हें आगे आकर गोल करने का मौका मिला है। वे ये भी भूल गए थे कि उन्होंने अभी अभी किसी और ग्रुप की मौत के बारे में सुना है। एक दूसरे पर सरसरी नज़र डालने के बाद उन्हें समझ आ गया कि दूसरा क्या चाहता है, और वे उस जोड़े के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हो गए। किसी को न बुलाने और खुद ही उनसे निपटने का फैसला करके उन्होंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी। रॉड्रू को स्पष्ट रूप से महसूस हुआ कि इस जोड़े के पास सिल्वर रैंक्स की शक्ति थी और वे उनका विरोध करने की अपनी क्षमता में पूरी तरह से आश्वस्त थे। मानव जाति के एक सदस्य के रूप में रॉड्रू ने महारत का मार्ग चुना
और उसका मुख्य हथियार एक भाला था। भाले को कसकर पकड़े और शोरा को इशारा करते हुए वो तेजी से अपने हमशक्लों की ओर दौड़ा। शोरा ने उसका पीछा किया और युवक को अपना लक्ष्य चुना, जबकि रोड्रू ने लड़की पर ध्यान केंद्रित किया। इस पूरे समय दोनों हमशक्ल उन्हें उत्सुकता से देखते रहे, कोई कार्रवाई नहीं की तथा प्रतिद्वंदी के पहले कदम उठाने की प्रतीक्षा करते रहे। गधे! सिल्वी सबसे पहले होश में आई, और जब उसने देखा कि रुद्रा और शोरा ने संकेत नहीं दिया है तो उसने उन्हें कोसना शुरू कर दिया। युद्ध के परिणाम की प्रतीक्षा किए बिना उसने अपनी जेब से एक छोटा सा स्क्रॉल निकाला, उसे खोला और उसमें अपनी आत्मिक शक्ति डालकर उसमें बंद मंत्र को सक्रिय कर दिया। चूंकि उनमें से कोई भी जादूगर नहीं था, इसलिए संकेत देने के लिए उनके पास अपना अपना स्क्रॉल था। एक छोटा सा आग का गोला फुफकार के साथ आकाश में ऊपर उठा और काफी ऊपर जाकर फट गया। यदि ईदान और आरबिल यहाँ होते तो वे इस प्रभाव की तुलना अपनी दुनिया की आतिशबाजी से करते, जो पूरी तरह से जादू से बनाई गई थी, ना कि बारूद से। रोड्रो और शोरा ने सिल्वी द्वारा दिए गए संकेत को देखा और दोनों ने नाराजगी में नाकभव से कोड़ ली। हमशक्ल बेफिक्र दिख रहे थे, उनकी अजीबोगरीब एक जैसी मुस्कान में कोई बदलाव नहीं आया था। उन्हें कोई जल्दी नहीं थी और ना ही कोई उन्हें जल्दी में डाल रहा था। इसके विपरीत उन्हें घात लगाए बैठे लोगों का ध्यान यथासंभव देर तक भटकाने के लिए कहा गया था, और बस इतना ही। इसके अलावा और कोई निर्देश नहीं दिए गए थे। ये हमशक्ल अपनी हरकतें करने के लिए स्वतंत्र थे। उन्हें किसी खास प्राणी को मारने, भागने या उस पर हमला न करने का आदेश नहीं दिया गया था। इस आज़ादी की खुशी उन पर हावी हो गई और जो कुछ हो रहा था उससे वे मदहोश लग रहे थे। हवा में पागलपन की ऊर्जा ने उनकी भावनाओं को और भी गहरा कर दिया। जब रोड्रू और शोरा ने पास आकर हमला किया तो दोनों हमशक्ल अंततः लड़ाई में शामिल हो गए। पहले तो वे आसानी से वार से बच जाते थे, उनकी चाल ढाल सुंदर और दोषनिप थी। हर नए हमले के साथ रोड्रू और शोरा अपनी ताकत बढ़ाते गए, लेकिन उनके हमशक्लों ने हर वार को अदम्य शांति से झेला। रोड्रू और शोरा को अपनी गलती का एहसास हुआ और वे हर नए हमले से घबराने लगे। हमशक्लों को आक्रमणकर्ताओं के हाव भाव बदलते हुए देखने में मजा आया। उन्होंने जल्द ही उनमें रुचि खो दी और लड़ाई को जल्द से जल्द खत्म करने का निर्णय लिया, क्योंकि उन्हें शक्तिशाली प्राणियों के आने का आभास हो गया था। टक्कर बस कुछ सेकंड तक चली। अंत में रोड्रो और शोरा के पीछे हटने और छिपने की कोशिशों को भांपते हुए दोनों ने तलवारों से सिर्फ 2 वार किए, जिससे उन्हें बचने का कोई मौका नहीं मिला। पलक झपकते ही एक वार ने रोड्रो और शोरा के हाथ पकड़े हुए हथियार काट डाले और दूसरे वार ने उनके सिर काट डाले। रोड्रो और शोरा को यह समझने का वक्त ही नहीं मिला कि क्या हुआ था। उनके प्रतिद्वंदी सिल्वर रैंक के योद्धाओं से कहीं ज्यादा तेज चल रहे थे। वे उनसे भी, यानी गोल्ड रैंक के योद्धाओं से भी कहीं ज्यादा तेज थे। अंधेरे में डूबने से पहले रोड्रो और शोरा ने जो आखिरी चीज देखी वो थी उनके बिना सिर वाले परिचित शरीर जमीन पर गिर रहे थे। केविन और सिल्वी इतने डरे हुए थे कि वे डर के मारे हिल भी नहीं सकते थे। केविन स्वयं को रोक नहीं पाया और बिना कुछ समझे ही वहीं पेशाब कर बैठा। दोनों हमशक्लों ने उनकी तरफ मजाक भरी नजरों से देखा। उनकी बेचैनी का मजा ले रहे थे। दोनों में से किसी को भी उन्हें खत्म करने की कोई जल्दी नहीं थी। फिर उन्होंने अपनी दृष्टि विपरीत दिशा में घुमाई, जहां से एक एक करके अतिरिक्त सैनिक प्रकट हुए, जिनमें एक डायमंड रैंक का योद्धा और कई प्लैटिनम रैंक के योद्धा शामिल थे। ये हमशक्ल मूर्ख नहीं थे, बल्कि बहुत चालाक और चतुर थे। वे तुरंत ही सेना के विपरीत दिशा में भाग गए। केविन और सिल्वी के पास से गुजरे, उनका मजाक उड़ाया, लेकिन कुछ नहीं किया। रोड्रू और शोरा की तरह डायमंड रैंक के योद्धा ने डॉपलगैंगर से सिल्वर रैंक की शक्ति को महसूस किया और उन्हें कम आंकते हुए कुछ नहीं किया, जिससे दूसरों को कार्रवाई करने का अवसर मिला। उनकी राय में ये दोनों उनके लिए बहुत कमजोर थे। अन्य लोगों ने उनका पीछा किया। उनकी गति उनके हमशक्लों से कहीं ज्यादा तेज थी और उन्होंने बहुत जल्दी दूरी कम कर ली। जैसे ही वे लगभग उनके पास पहुंचे तो उनके सामने जमीन से पेड़ों की एक विशाल दीवार उभर आई, जिससे उनका रास्ता और उनकी दृष्टि अवरुद्ध हो गई। घृणा से भरी हुई घुरघुराहट के साथ प्रत्येक पीछा करने वाले ने दीवार पर हमला किया और सामूहिक हमले से दीवार बह गई। लेकिन दीवार के पार पीछा करने वालों का इंतजार खालीपन से हो रहा था। वहां पर कोई नहीं था। वे दोनों अचानक हवा में गायब हो गए। सभी ने उन्हें ढूंढने के लिए अपनी आत्मिक शक्ति का प्रयोग किया, लेकिन कुछ छोटे जानवरों और कीड़ों के अलावा उन्हें कोई नहीं मिला। एक जैसी मुस्कान लिए एक जोड़ा भाग गया और कई शक्तिशाली प्राणियों के पीछे से बच निकला। यहाँ तक कि डायमंड रैंक का योद्धा भी आश्चर्यचकित और भ्रमित था। किसी को समझ नहीं आया कि क्या हुआ था। यहाँ तक कि लिम्बो का मन भी, जो ये सब देख रहा था, भ्रमित था। हालांकि दूसरों के विपरीत उसने स्पष्ट रूप से देखा कि क्या हुआ था। वह उन 2 छोटे जीवों को गौर से देख रहा था, जो अचानक रुके हुए पीछा करने वालों से दूर भाग रहे थे और दूर होते जा रहे थे।
लिम्बो का मन इन प्राणियों में से 2 एलियन की परिचित ऊर्जा को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था। लिम्बो का मन आश्चर्यचकित था और सोच रहा था कि ये जोड़ा छोटे जीवों में कैसे बदल गया। लिम्बो के मन को अभी तक ये एहसास नहीं हुआ था कि ये कोई वास्तविक जोड़ा नहीं थे, बल्कि डॉपलगैंगर थे जिन्होंने अनुबंधन के कारण अपने मालिकों के अनोमलीज का दर्जा प्राप्त कर लिया था। और वे ही अनोमलीज बन गए थे। डॉपलगैंगर्स ने न केवल अनोमलीज का दर्जा हासिल किया, बल्कि अपने मालिकों से भी अधिक आश्चर्यजनक क्षमताएं हासिल की। तीनों हमशक्लों के समन्वित कार्य के कारण वे आसानी से और शीघ्रता से अपने पीछा करने वालों से बच निकलने में सफल रहे और उन पर किसी का ध्यान नहीं गया। एदान और एरेबेल के डॉपलगैंगर ने सबसे पहले विरोधियों के सबसे कमजोर समूहों को चुनकर काम किया, जबकि यूलिया के डॉपलगैंगर ने कवर प्रदान किया। स्थानीय लोगों और बाहरी लोगों द्वारा परफेक्ट डॉपलगैंगर्स कहे जाने वाले इन 3 प्राणियों को इस निषिद्ध क्षेत्र में सबसे शक्तिशाली प्राणी माना जाता था। उनसे लोग डरते थे और उनके बारे में किंवदंतियां बनाई गईं, लेकिन एक निर्विवाद कथन था जो संदेह में नहीं था। आदर्श डॉपलगैंगर्स केंद्रीय परत को छोड़ने में सक्षम नहीं है। आज इस दावे का खंडन किया गया है। 3 परफेक्ट डॉपलगैंगर्स केंद्रीय परत के बंधनों से मुक्त हो गए, मध्य परत पर आक्रमण किया और स्थानीय लोगों और बाहरी लोगों के बीच कहर बरपाया, जो अपने स्वामियों पर घात लगाने के लिए इस निषिद्ध क्षेत्र में आए थे। कुछ ही घंटों में डॉपलगैंगर्स की तिकड़ी ने सिल्वर और गोल्डन रैंक के प्रतिनिधियों वाले कई छोटे समूहों को सफलतापूर्वक बेअसर कर दिया। साथ ही उन्होंने जानबूझकर प्लैटिनम और डायमंड रैंक के प्रतिनिधियों से टकराव से भी परहेज किया। यदि बाद वालों के साथ मुलाकात अपरिहार्य हो जाती थी तो ईवा, यूलिया की डॉपलगैंगर हस्तक्षेप करती थी और समूह के अन्य 2 सदस्यों को टकराव से सफलतापूर्वक बचने में मदद करती थी। स्थानीय लोगों और बाहरी लोगों के बीच दहशत और अराजकता का माहौल व्याप्त हो गया। ईवा ये जानकर हैरान रह गई कि उसके 2 करीबी दोस्त, जो कि परफेक्ट हमशक्ल हैं, कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद काफी बदल गए थे। उसकी आंखों के सामने ये जोड़ा ऐसी हरकतें कर रहा था जिन्हें वो समझ भी नहीं पा रही थी। परफेक्ट डॉपलगैंगर्स में से एक होने के नाते ईवा अन्य प्राणियों की नकल करने और उनकी नकल करने के क्षेत्र में अपनी क्षमताओं की सीमाओं से अच्छी तरह परिचित थी। हालांकि जब से ये दोनों इस जगह पर आए थे, उन्होंने कभी भी अपनी क्षमताओं का इस्तेमाल दूसरों की नकल करने या उनकी नकल करने के लिए नहीं किया था। लगभग हमेशा अपने स्वामियों के वेश में ही रहे थे। भागने के दौरान ही उन्होंने इस निषिद्ध क्षेत्र में एकत्रित अपने संग्रह से छोटे जीवों का रूप धारण किया था। इन दोनों के पास अपने स्वामियों की तरह सिल्वर रैंक की शक्ति थी, लेकिन साथ ही वे रैंकों की सीमाओं को पार करके गोल्डन रैंक के प्राणियों से भी लड़ सकते थे। अपने स्वामियों के साथ पिछले मुठभेड़ में वे ऐसा करने में सक्षम नहीं थे। ईव के लिए खास तौर पर उल्लेखनीय ये था कि वे दोनों कैसे आगे बढ़ते और लड़ते थे, एक साथ बिना किसी गलती के और अद्भुत प्रवाह के साथ। कभी कभी उनमें से एक जोर से फटता तो दूसरा पीछे हट जाता, और जब दुश्मन कमजोर को निशाना बनाता तो दूसरा जोर से फटता, मानो वे जानबूझकर अपने विरोधियों के लिए जाल बिछा रहे हों। हालांकि ईव जानती थी कि उनके मालिकों ने भी ऐसे ही क्षमता का प्रदर्शन किया था। इसी अचानक आई शक्ति के कारण वे दोनों हार गए। ऐसा लगता है कि अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के बाद उन्होंने अपने मालिकों जैसी ही कुशलता हासिल कर ली थी। सिल्वर और गोल्डन रैंक के प्रतिभागियों के बीच बढ़ती पीड़ितों की संख्या के मद्देनजर नेताओं ने, जिन्होंने उल्लंघनकारियों को रोकने की कोशिश की लेकिन असफल रहे, नुकसान को कम करने के लिए सभी समूहों को वापस लेने का फैसला किया। बचे हुए लोग दहशत और डर से भर गए थे। सभी बैंडों को वापस बुलाने के फैसले से उन्हें राहत मिली और आखिरकार वे खुलकर सांस ले पाए। नेता, जो कि एक कठिन स्थिति में थे और स्थिति को संभालने में असमर्थ थे, केवल जोड़े को ही कोस सकते थे। सभी शक्तिशाली प्राणी एकत्रित होकर आगे की कार्यवाही पर विचार विमर्श करने लगे, लेकिन तभी लिम्बो के मन से जुड़े प्राणी को एक ऐसी जानकारी मिली जिसने वहां मौजूद सभी को चौंका दिया। यहां तक कि हीरा श्रेणी के प्राणी भी चौंक गए और थोड़े डर गए। लिम्बो के मन को अंततः यह एहसास हुआ कि जो लोग उन पर हमला कर रहे थे वे एलियन नहीं थे, बल्कि एलियन के वेश में छिपे परफेक्ट डॉपलगैंगर्स थे। इसके अलावा ये डॉपलगैंगर्स मूल रूप से निश्चित क्षेत्र का हिस्सा थे, लेकिन एलियंस किसी तरह उन्हें वश में करने में सागमल रहे और उन्हें अपने अधीनस्थ डॉपलगैंगर्स में बदल दिया, जो खुद भी इस दुनिया के नियमों के नियंत्रण के परिविसंगतियां बन गए। आखिरकार सभी को स्थिति की गंभीरता का एहसास हुआ। सभी जानते थे कि परफेक्ट डॉपलगैंगर्स अपने प्रतिद्वंदियों की लगभग हूबहू नकल करने में सक्षम होते हैं। इससे पता चलता है कि जिन लोगों ने उन पर हमला किया और कमजोरों का खात्मा किया, उन्होंने अभी तक कोई गंभीर कार्रवाई शुरू भी नहीं की थी। आखिरकार सिल्वर रैंक की शक्ति तो इतने समय से आक्रमणकारियों से ही निकल रही थी, लेकिन अगर वे गोल्डन या प्लैटिनम रैंक वाले किसी की नकल करें तो क्या होगा? अगर वे डायमंड रैंक वाले किसी की नकल करने की कोशिश करें तो क्या होगा? सबकी रीढ़ की हड्डी में से हरन दौड़ गई। ये एक विपत्ति थी। जहां नेताओं ने स्थिति की गंभीरता को समझते हुए मौजूदा स्थिति से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने की कोशिश की, वहीं घटना के अपराधी एकत्रित हो गए।
ईवा ने आश्चर्य से अपने साथियों को देखा, जिनके चेहरों पर अभी भी एक अजीब सी संतुष्टि भरी मुस्कान थी। उसे उनसे थोड़ी जलन हो रही थी। वह भी मौज मस्ती करना चाहती थी और जिंदगी का भरपूर आनंद लेना चाहती थी, लेकिन उसके मालिक ने उसे निर्देश दिया था कि वह कुछ देर तक उन दोनों का साथ दे और उसके बाद पीछे हटकर अपने मालिक के पास लौट जाए। और वह समय सीमा तेजी से नजदीक आ रही थी। ईदान और अरबेल के हमशक्लों ने खेल का पूरा आनंद लिया और खुशी से भर गए, और उनकी यह खुशी उनके अनुबंध के जरिए उनके मालिकों तक पहुंच गई। इस अनुबंध के कारण वे इस दुनिया के नियमों के नियंत्रण के परे विसंगतियां बन गए हैं। उनके लिए स्थानीय और बाहरी लोगों को मारने का कोई मतलब नहीं था और ना ही उन्हें सजा के रूप में कोई परिणाम मिलते थे। स्वामियों से उनके संबंध ने उन्हें लिम्बोस के माइंड और मिलिका के बीच हुए अनुबंध के द्वारा प्रदान की गई सुरक्षा भी प्रदान की। हालांकि दोनों की सबसे उल्लेखनीय विशेषता उनका अनोखा प्रेमी बंधन था, जिसने उन्हें ईदान और अरबेल की तरह एकजुट कर दिया। इससे उन्हें अपनी अनोखी क्षमताओं का एक सरलीकृत रूप मिला, आंकड़ों का आदान प्रदान जिससे वे शक्तियों का आदान प्रदान कर सकते थे, और स्वाप जिससे दोनों हमशक्ल अपनी जगह बदल सकते थे। इसी संबंध के कारण ही वे दोनों संख्या और पद दोनों में श्रेष्ठ प्रतिद्वंदियों के विरुद्ध इतनी कुशलता और समन्वय से लड़ते थे। वे ज्यादातर विचारों और शक्तियों के आदान प्रदान की क्षमता का इस्तेमाल करते थे, और वह भी स्वाप क्षमता का सहारा लिए बिना। हालांकि वे ज्यादा शक्तिशाली हो गए थे, लेकिन उनकी अधिकतम रैंक 2 रैंक तक ही सीमित थी। इसका मतलब है कि अगर वे डायमंड रैंक वाले किसी के रूप और क्षमताओं की नकल करते हैं तो उनकी रैंक डायमंड नहीं बल्कि प्लैटिनम होगी। रैंक के साथ साथ लक्ष्य की नकल की गई क्षमताओं की ताकत भी कम हो जाएगी। हालांकि इस प्रतिबंध से उन्हें ज्यादा परेशानी नहीं हुई, क्योंकि यह ज्यादातर उनके स्वामियों की अद्भुत क्षमताओं के अधिग्रहण से दूर हो गई। समय तेजी से बीतता गया और खेलने के लिए समय कम होता गया। ईवा के जाने से पहले एक आखिरी हमला करने का निर्णय लेते हुए वे दुश्मन के शिविर की ओर बढ़े। सियरा तेजी से पहले शहर की ओर बढ़ रही थी, ईदान और अरबेल को अपने साथ घसीटते हुए। इस दौरान ईदान और अरबेल अपने साथियों की भावनाओं को साफ साफ महसूस कर पा रही थी, और इससे उन्हें अजीब सी अनुभूति हो रही थी। वे खुशी से लगभग अभिभूत थे, जिसमें एक तरह का पागलपन भी मिला हुआ था। अरबेल के लिए यह एक असामान्य अनुभूति थी, लेकिन ईदान, जिसने पागलपन की इतनी ऊर्जा को आत्मसात कर लिया था, इसे जानता था। उन दोनों को एहसास हुआ कि उन्होंने 2 पागलों के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं, और वे सोचने लगे कि इन दोनों हमशक्ल को कैसे वश में करें और उन्हें थोड़ा विनम्र कैसे बनाएं। जैसे कि उम्मीद थी, शाम होने से पहले तीनों ने क्षितिज पर लिम्बो के सबसे बड़े शहर राजसी अक्ताकस को देखा। ईदान और अरबेल ने ऊंचाई के आसपास के क्षेत्र का सर्वेक्षण करते हुए विश्वास के साथ पुष्टि की कि लिम्बो का पहला शहर सही मायने में सबसे बड़ा शहर होने का खिताब रखता है। अन्य 2 शहरों के विपरीत, जहां विभिन्न जातियों के प्रतिनिधि रहते थे, पहले शहर में मानव जाति का प्रभुत्व था, जिसने अनौपचारिक रूप से अक्ताकस को मनुष्यों का शहर बना दिया। राजसी शहर के दृश्य का आनंद लेने के लिए तीनों कुछ देर तक ऊंचाई पर रुके, फिर ध्यान आकर्षित न करने की कोशिश करते हुए गेट के नीचे चले गए। इस बार शुरू से आखिर तक इस जोड़े ने सियरा पर भरोसा करने और अपनी पहचान बताए बिना या पहचान बताए शहर में प्रवेश करने का फैसला किया। अब जब ईदान और अरबेल को एहसास हो गया कि अब वे शहरों में सुरक्षित महसूस नहीं कर सकते हैं, तो उन्होंने अपनी असली पहचान दूसरों से पूरी तरह छुपाने का फैसला किया। और सियरा किसी और की तरह नहीं, इस भूमिका के लिए एकदम सही उम्मीदवार थी। वो उन्हें शहर में घुसने और किसी की नज़र में न आने में मदद कर सकती थी। दिन के समय वे सुरक्षित रूप से अपने पहचान पत्र प्रस्तुत करते हुए बिना किसी बाधा के दूसरे शहर की ओर जाने वाले द्वार से गुजर गए। उस क्षण उन्हें यकीन हो गया कि लिम्बो के दिमाग का ध्यान उनके हमशक्लों ने, जो हमशक्लों के जंगल में रह गए थे, भटका दिया है, और उनके पास बिना किसी बाधा के कुछ करने का समय था। हालांकि अब गेट से गुजरने के लिए पहचान पत्र का उपयोग करना जोखिम का काम हो गया है। इसके अलावा सियरा उनकी नौकर नहीं थी, और ना ही वो बिना शर्त उनकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए बाध्य थी। उनके साथ हुए नए समझौते के कारण ही वो कुछ समय के लिए उनकी साथी बनने के लिए राजी हुई थी। अगर वो न होती तो दंपत्ति को तीसरे शहर के अलावा, जहां उन्हें अपने स्वामी का संरक्षण प्राप्त था, जो शहर का अनौपचारिक नेता था, दूसरे शहरों में काम करने का कोई अंदाजा नहीं होता। सियरा की आड़ में तीनों ने बिना किसी का ध्यान आकर्षित किए या किसी संदेह को जन्म दिए शहर में प्रवेश किया। ईदान और अरबेल इस बात को लेकर आश्वस्त नहीं थे कि निमो और यूलिया पहले शहर में पहुंच गए हैं या नहीं, और अब केवल व्यक्तिगत रूप से इसकी जांच करना बाकी रह गया था। उन्होंने एडवेंचरस गिल्ड शाखा में मिलने का इंतजाम किया और अपना बाकी समय गिल्ड के संरक्षण में बिताने का फैसला किया। उनका ये फैसला इस वजह से था कि गिल्ड स्थानीय और बाहरी लोगों के प्रति तटस्थ रुख रखता था। दंपति को विश्वास था कि जब तक उन्हें साहसी माना जाएगा, उनका शिकार नहीं किया जाएगा। हालांकि अपनी सुरक्षा के लिए उन्होंने संभव हो तो अपनी असली पहचान उजागर न करने का निर्णय लिया। एडवेंचरर गिल्ड की शाखा जिन 3 शहरों में स्थित थी, प्रत्येक शहर के मध्य में थी, और तीनों ने आसानी से इमारत ढूंढ ली। सियरा ने अपनी छिपने की क्षमता को थोड़ा कमजोर कर दिया, जिसके बाद वे निमो और यूलिया की तलाश में बिना किसी बाधा के अंदर घुस गए। तीसरे शहर उसूरिया की शाखा की तरह ही अंदर भी हंगामा था।
जैसे ही तीनों अंदर दाखिल हुए, सबका ध्यान उनकी ओर गया और सब उन नए लोगों को गौर से देखने लगे। किसी ने भी उन्हें परिचित नहीं पहचाना, जिससे जाहिर था कि वे स्थानीय नहीं बल्कि अजनबी थे। दंपत्ति ने भी अपने परिचितों की तलाश शुरू कर दी, जबकि सियरा ने अपनी डायमंड रैंक वाली आत्मिक शक्ति को थोड़ा सा मुक्त कर दिया, जिससे उत्सुक निगाहें तितर-बितर हो गईं। जिन लोगों ने अपनी आत्मिक शक्ति का प्रयोग किया, उन सभी को सियरा की आत्मिक शक्ति का प्रतिकूल प्रभाव महसूस हुआ तथा उनके चेहरे पीले पड़ गए। डायमंड रैंक उन लोगों की आवाज़ें पूछीं जिन्होंने सियरा की आत्मिक शक्ति की शक्ति और भव्यता को महसूस किया था। सभी उत्सुकतापूर्ण और साहसी निगाहें तुरंत गायब हो गईं। कोई भी सियरा जैसे जीव का क्रोध भड़काना नहीं चाहता था। हर कोई अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा था। इसके अलावा तीनों शहरों में डायमंड रैंक की संख्या कम थी। उनके हाथों में उंगलियों से थोड़े ज्यादा थे, लेकिन 20 से कम जरूर थे। वहां इकट्ठे हुए लोगों में निमो और यूलिया का कोई नामो निशान नहीं था। जोड़ा अपनी आत्मिक शक्ति का इस्तेमाल करके पूरे गिल्ड भवन का पता नहीं लगा सकता था, क्योंकि नियमों के अनुसार ऐसा करना मना था। उन्होंने सियरा की तरफ उम्मीद से देखा, लेकिन उसने भी सिर हिला दिया। वो भी पूरी इमारत को बिना किसी की नज़रों से बचाए नहीं देख सकती थी, बस इंतजार करना बाकी था। इसके दो संभावित स्पष्टीकरण थे। या तो नेमो और यूलिया अभी तक शहर नहीं पहुंचे थे, या वे पहले से ही यहाँ थे और उन्होंने गिल्ड द्वारा उपलब्ध कराए गए शौचालय को किराए पर ले लिया था और उनके आने का इंतजार कर रहे थे। इस जोड़े ने अपनी पहचान बताकर अनावश्यक ध्यान आकर्षित करने और गिल्ड स्टाफ से संपर्क करने की कोशिश नहीं की। हालांकि ये पता लगाने के लिए कि नेमो और यूलिया आ गए हैं, उनके पास उनसे संपर्क करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। ये निर्णय लेने के बाद वे रिसेप्शन की ओर चल दिए। मानसिक संपर्क के माध्यम से उनके बीच हुई एक संक्षिप्त चर्चा के बाद आराबेल ने इस भूमिका निभाने की पेशकश की। ईदान के विपरीत उसने जो भूत का मुखौटा पहन रखा था, उसने उसकी पहचान सफलतापूर्वक छिपा ली थी और उसने इसका फायदा उठाने का फैसला किया। वे रिसेप्शन डेस्क पर पहुंचे ही थे कि प्राइवेट किराए के कमरों की ओर जाने वाला दरवाज़ा खुला और दो लोग बाहर निकले। जब उन्होंने देखा कि जोड़ा और सियरा रिसेप्शन की तरफ बढ़ रहे हैं, तो उन्होंने उन्हें आवाज़ लगाई। मिस सियरा, एल्फ ने पुकारा, जिससे तीनों का ध्यान उसकी ओर गया। वे दोनों यूलैली और नेमो थे, जो हाल ही में एडवेंचरर्स गिल्ड शाखा में आए थे और उन्होंने 2 विश्राम कक्ष किराए पर लिए थे। कुछ ही देर बाद इज़ी ने नेमो को बताया कि वे तीनों आ गए हैं और उन्हें ढूंढ रहे हैं। दोनों को सुखद आश्चर्य हुआ कि वे इतनी जल्दी पहुंच गए। आखिरकार उनकी योजना के अनुसार वे दूसरे शहर में व्यापार के सिलसिले में जाने वाले थे। उन्होंने अपना काम इतनी जल्दी कैसे निपटा दिया और दूसरे शहर से पहले शहर कैसे पहुंच गए? दोनों को कुछ संदेह हुआ, लेकिन इज़ी ने उन्हें आश्वस्त किया कि वे नकली नहीं बल्कि असली हैं। ओह, आप यहाँ हैं, आराबेल ने अपने सीनियर्स को देखकर खुशी से कहा। उसे यह जानकर खुशी हुई कि वे शहर और एडवेंचरर गिल्ड की शाखा तक सफलतापूर्वक पहुंच गए हैं। इधर आओ, हमने कमरे किराए पर लिए हैं, चलो अंदर बात करते हैं। यूलिया ने तीनों को बुलाया और वे तुरंत उनकी ओर चल पड़े, लेकिन तभी एक आवाज़ आई, रुको! यद्यपि तीनों तथा यूलिया और निमो ने ये चीख सुनी, लेकिन उन्होंने इसे अनदेखा कर दिया और अपने अपने कमरों की ओर चल पड़े। मैंने कहा रुको! चीख फिर सुनाई दी और समूह पर आत्मशक्ति के दबाव से हमला किया गया, जिसने उन्हें जमीन पर गिराने की कोशिश की। लेकिन जिसने हमला किया उसने अपने जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी, क्योंकि उसे तुरंत ही अपनी आत्मिक शक्ति से कहीं ज्यादा शक्तिशाली आत्मिक शक्ति का जवाबी प्रहार झेलना पड़ा और इस शक्ति ने उसे जमीन पर गिरा दिया। उसके पैरों की सारी हड्डियां चकनाचूर हो गईं और खून की धारा बहने लगी। सियरा ने उसे जीवित छोड़ने के लिए अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया, अन्यथा वो खून से लथपथ हो जाता। दर्द महसूस करते हुए चीखने वाला दर्द से चीखने लगा। जो भी यह सब देख रहा था वो ऐसे ही नतीजे की आशंका से निराशा में बस सिर हिला रहा था। आखिरकार उस आदमी के विपरीत जो अभी अभी इमारत में दाखिल हुआ था, वे सभी जानते थे कि इस समूह में एक डायमंड रैंक वाला प्राणी भी शामिल है। हे, क्या यह स्टाफ हीरो का अधीनस्थ नहीं है? भीड़ में अचानक एक प्रश्न गूंजा। तभी वहां उपस्थित कुछ लोगों ने पीड़ित को स्टाफ हीरो के विश्वास पात्र के रूप में पहचाना। वास्तव में ये स्टाफ हीरो का अधीनस्थ है, एक और व्यक्ति ने चिल्लाकर कहा, जिसने उस आदमी को पहचान लिया था। धिक्कार है, अब वे मुसीबत में हैं, तीसरे ने कहा। हा, तुमने क्या उम्मीद की थी? तुमने उस एल्फ को देखा था ना, वो तो बहुत खूबसूरत है, चौथे ने सीटी बजाई। ऐसी अफवाहें हैं कि उस समय उसे लगभग नपुंसक बना दिया गया था और इसकी वजह से सभी कल्पित बौने शहर छोड़कर अन्य 2 के पास चले गए थे। अब जबकि शहर में एक एल्फ है तो वो उसे जाने नहीं देगा। भीड़ ने जो कुछ हुआ था उस पर उत्साहित रूप से चर्चा शुरू कर दी और समूह इन वार्तालापों के प्रति उदासीन नहीं रहा।
यूलिया को एक भयानक आशंका ने घेर लिया था। वो जानती थी कि स्टाफ का हीरो एक संदिग्ध व्यक्ति है, लेकिन उसने ये नहीं सुना था कि उसे कल्पित बॉनो का शिकार करने का कोई खास शौक है। यही कारण है कि जब उसे और निमो को इस शहर में जाने का प्रस्ताव दिया गया था तो वो नहीं जाना चाहती थी। अब उसकी पूर्वाभासें उचित प्रतीत होने लगी थी। जैसे ही वे शहर में पहुंचे, वे स्वयं को इस दुनिया के सबसे शक्तिशाली प्राणियों में से एक और इस शहर के शासक के सामने पाया। वो बदकिस्मत आदमी अभी भी दर्द से चीख रहा था, लेकिन कोई भी उसकी मदद के लिए आगे नहीं आया। यहाँ तक कि गिल्ड के कर्मचारियों ने भी हस्तक्षेप करना जरूरी नहीं समझा। कोई भी एक हीरा श्रेणी के प्राणी की नाराजगी मोल नहीं लेना चाहता था। यूलिया ने सिएरा और दंपति को बुलाया और वे सभी किराए के कमरों की ओर जाने वाले दरवाजे से गायब हो गए, जिससे वहां मौजूद कई दर्शक ये चर्चा करते रह गए कि क्या हुआ था और आगे क्या होगा। जब वे किराए के कमरों की ओर जा रहे थे तो सभी को आश्चर्य हुआ कि दंपति चुप रहे तथा दोनों के चेहरों पर अजीब से भाव थे। उन्हें शब्द नहीं मिल रहे थे। सिस्टम ने फिर से अपनी चाल चल दी है। जैसे ही किसी ने ये बात शुरू की कि उन्हें रोकने की कोशिश करने वाला व्यक्ति स्टाफ हीरो का अधीनस्थ था, उस जोड़े को सिस्टम से एक नया काम मिल गया। सिस्टम से अचानक आने वाले संदेशों के वे पहले से ही थोड़े अभ्यस्त थे, लेकिन फिर भी जब उन्हें पता चला कि उन्हें क्या काम सौंपा गया है तो वे लगभग चौंक गए। डिंग, एक कार्य जारी किया गया है। पवित्र हथियारों में से एक पवित्र दंड प्राप्त करें। इस कार्य को पूरा करने का इनाम ट्रेड फंक्शन के माध्यम से सीधे सुप्रीम ब्लैकस्मिथ सिस्टम में हथियार या कवच बनाने के लिए अलग अलग ऑर्डर देने की क्षमता को अनलॉक करना है। कार्य में विफलता ट्रेड फंक्शन में सुप्रीम ब्लैकस्मिथ सिस्टम से संबंधित वस्तुओं की खरीद पर रोक लगा दी जाएगी। कार्य पूरा करने की समय सीमा 2 दिन है। सिस्टम, ईदान ने आश्चर्यजनक रूप से शांत स्वर में किसी भी भावना से रहित होकर कहा, क्या आपको पता है कि आपने हमें जो कार्य सौंपा है वो एक ऐसे व्यक्ति से संबंधित है जो उच्चतर लोगों तक पहुंचने में कामयाब रहा है? होस्ट, सिस्टम इसे अच्छी तरह समझता है। मेरा सुझाव है कि आप असाइनमेंट की सामग्री को एक बार फिर से ध्यान से पढ़ें, सिस्टम ने जवाब दिया। ईदान ने सूचना विंडो खोली और कार्य की सामग्री देखी। सब कुछ ठीक वैसा ही था जैसा उसने सोचा था। कुछ भी नया या असामान्य नहीं था। कार्य सिएरा और मिलिका जैसे उच्च लोग से संबंधित था। ईदान ने सिस्टम से एक सवाल पूछना ही चाहा, लेकिन आखिरी पल में उसने अपना इरादा बदल लिया। उसे समझ आ गया कि सिस्टम को ये काम मुमकिन क्यों लगा। काम की शर्तों में इस बात का कोई सीधा संकेत नहीं था कि पवित्र हथियार के मालिक को खत्म कर दिया जाए। दरअसल सिस्टम चाहता था कि उन्हें किसी भी तरह से पवित्र छड़ी हासिल करनी पड़े। चोरी, हत्या, अदला बदली सभी तरीके स्वीकार्य थे। ये 5वीं सुप्रीम प्रणाली है। अर्बिल ने नई सुप्रीम प्रणाली के नाम की ओर ध्यान आकर्षित किया। मैंने सोचा था कि रिसर्च से पहले हम कुछ आराम कर लेंगे, लेकिन ऐसा लगता है कि हम ऐसा नहीं कर पाएंगे, ईदान ने अर्बिल से कहा। जब वे नीमो द्वारा किराए पर लिए गए कमरे में दाखिल हुए, नीमो और यूलिया ने 2 कमरे किराए पर लिए, एक पुरुषों के लिए और दूसरा महिलाओं के लिए। दोनों कमरे एक जैसे थे और 4 लोगों के समूह के लिए डिजाइन किए गए थे, जिनमें सोने के लिए अलग अलग जगह थी। एक साझा बैठक कक्ष था, एक स्नानाघर और एक शौचालय भी था। कोई भी औपचारिकता नहीं निभा रहा था और सभी अंदर जाकर एक आरामदायक जगह पाकर बैठ गए। कौन एक नरम काले सोफे पर, कौन मेज के बगल में एक कुर्सी पर और कौन एक आरामदायक कुर्सी में। कोई फर्क नहीं पड़ता था। सभी ने सोचा कि ये साधारण बैठक उनके जीवन में सबसे लंबी होगी, क्योंकि अब एक ऐसा मुद्दा था जो हंसी ठंडी और जटिल हो चुका था। मसलन स्टाफ हीरो, जो कि हुलिया के मिस्टर राइट के लिए था। बाकी खैर, मुझे आश्चर्य नहीं हुआ। यूलिया ने सिएरा की ओर देखते हुए चुप्पी तोड़ी। यद्यपि वह इस गुट का हिस्सा नहीं थी, फिर भी वो छोटे से सौदे के कारण उनसे जुड़ी हुई थी और साथ ही साथ वो ये जानने के लिए उत्सुक थी कि आगे क्या होगा। बेशक, मैंने सुना है कि स्टाफ हीरो एक बदमाश है, लेकिन यूलिया के पास अपना आश्चर्य व्यक्त करने के लिए शब्द ही नहीं थे। ये एक अलग बात है कि स्टाफ का हीरो अपने स्वामी का दिल जीतने में असफल रहा, लेकिन ये बिल्कुल अलग बात है कि वो अपनी जाति के सदस्यों पर अपना गुस्सा निकालता है क्योंकि उसे अस्वीकार कर दिया गया था और लगभग नपुंसक बना दिया गया था। यूलिया गुस्से से भर गई। वो चाहती थी कि अगर उसमें ताकत होती तो वो स्टाफ हीरो का गला घोट दे। यूलिया बेवकूफ़ नहीं थी और समझती थी कि वो ऐसा नहीं कर सकती, और अब जब उन्होंने स्टाफ हीरो को उसके अधीनस्थ को नुकसान पहुंचाकर नाराज कर दिया है तो उन्होंने खुद पर बेवजह मुसीबत मोल ले ली है। ईदान ने आगे कहा, अगर आप यही कहते रहेंगे कि ये आपकी गलती है तो मुझे कहना होगा कि इसके लिए हम जिम्मेदार हैं। अगर हमने आप दोनों को इस शहर में आने के लिए नहीं कहा होता तो ये सब कुछ नहीं होता। नीमो ने अपने वार्ताकारों के साथ कोई बहस नहीं की। उसके विचार सीधे थे, जो हो गया सो हो गया। दोषियों की तलाश करने के बजाय आगे क्या करना है ये सोचना चाहिए।
सियरा ने फिर से एक दर्शक की भूमिका निभाना पसंद किया तथा घटित हो रही घटना का आनंद लेना चाहा। अब क्या? यूलिया ने पूछा। एक बात तो पक्की है कि हमने स्टाफ हीरो का अपमान किया है और वो इसका जवाब दिए बना नहीं रहेगा, खासकर अगर उसे पता चले कि उसका अपमान करने वालों में एक एल्फ भी शामिल है। ईदान ने अपनी राय व्यक्त की। लेकिन जब तक हम इन दीवारों के भीतर हैं, हम सुरक्षित हैं। हाँ, लेकिन केवल तभी तक जब गिल्ड हमें निष्कासित करने का निर्णय ना ले, यूलिया ने जवाब दिया, जो उसे संदेह था कि गिल्ड इस संघर्ष में किसी का पक्ष लेगा या तटस्थ रहेगा जैसा कि वो दावा करती है। आखिरकार ये घटना गिल्ड शाखा में घटी थी। चूंकि हमें स्टाफ हीरो से निपटना है, तो क्या इसका मतलब है कि वो इसमें शामिल होगी? ये विशेष प्रश्न सियरा से पूछा गया। सियरा अरबिल का प्रश्न सुनकर केवल हंसी और उसके प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। हालांकि सियरा की मुस्कान अरबिल को पसंद नहीं आई, लेकिन उसकी मुस्कान ने उसे स्पष्ट कर दिया कि वो सही थी। यदि स्टाफ हीरो पहले से ही इस मामले में शामिल था, तो उसके साथ एक और समस्या आएगी जिससे अरबिल सबसे अधिक बचना चाहती थी। आज जिन वाल्किरी से उनका सामना हुआ था, उनके बारे में उनके मन में पहले से ही खराब धारणा थी, और अब ये मामला जिसमें ये समस्याग्रस्त व्यक्ति शामिल होगा। अरबिल ने बिना कुछ कहे ईदान की ओर घूरते देखा। दूसरी ओर ईदान विचारों में खोया हुआ था और उसने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। डोपलगैंगर्स के जंगल में सियरा के शब्दों के बारे में जितना अधिक अरबिल सोचती, उतना ही अजीब लगता। उसके आसपास की हवा तेजी से ठंडी होने लगी और इसके साथ ही उसकी भावनाएं कठोर और दूर होती गई। अरबिल में हो रहे बदलावों को देखकर सियरा लगभग हंस पड़ी। अरबिल ने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपने विचारों को सुलझाने की कोशिश करने लगी, जो उलझने लगे थे। फिर आंखें खोलकर ईदान की ओर देखते हुए उसने मन ही मन कहा, उसे आने दो, उसे कोशिश करने दो, वो जो भी करे वो मेरा है। पृथ्वी पर गोधूली छा गई और सूर्य क्षितिज के नीचे लुप्त हो गया। थोड़ी देर की बातचीत के बाद समूह आराम करने के लिए अपने कमरों में नहीं गया। हर कोई अपने अपने काम में व्यस्त था, किसी भी संभावित परेशानी की आशंका से तनाव में था। समूह की प्रारंभिक योजना सरल थी। उनका इरादा कल और परसों तक इंतजार करने का था, जब रीसेट आएगा। डोपलगैंगर्स के जंगल का स्थान निर्धारित करना और फिर एक और कार्य प्राप्त करने के बाद भाग्य की उम्मीद करते हुए वहां जाना। आखिरकार इस बात की कोई गारंटी नहीं थी कि यदि मंदिर इस सप्ताह इस स्थान पर प्रकट नहीं हुआ, तो ये रीसेट के बाद प्रकट होगा। ईदान ने देखा कि बातचीत खत्म होने के बाद से ही अराबिल कूड़ा अजीब व्यवहार कर रही थी। अराबिल, ईदान ने उससे पुकारा, क्या तुम मुझे सुन सकती हो? लेकिन वो अपने विचारों में खोई हुई थी। उसने कोई जवाब नहीं दिया। अराबिल, ईदान ने फिर पुकारा, लेकिन इस बार उसने उसे अनसुना कर दिया। ईदान ने भौहें चढ़ाईं और ये समझने की कोशिश करने लगा कि क्या हो रहा है। बेले, उसने उसका नाम छोटा करते हुए पुकारा। उसे आश्चर्य हुआ जब अराबिल कांप उठी और अंततः उसने अपनी नजरें उसकी ओर घुमाईं। तुमने मुझे अभी क्या कहा? उसने ईदान की आंखों में देखते हुए पूछा। ईदान को सुखद आश्चर्य हुआ और उसने बिना कुछ छिपाने की कोशिश करते हुए कहा, बेले, मैंने तुम्हें बेले कहा। बस बात इतनी है कि जब मैंने तुम्हें हमेशा की तरह बुलाया तो तुमने मेरी तरफ ध्यान नहीं दिया। क्या तुम्हें ये पसंद नहीं आया? ईदान ने पूछा। मैं ये नहीं कहूँगी कि मुझे ये पसंद नहीं है, ये बस थोड़ा असामान्य है। किसी ने मुझे ऐसा नहीं कहा, अराबिल ने जवाब दिया। जस्ट क्योंकि किसी ने आपको ऐसा नहीं कहा, इसका मतलब ये नहीं कि मैं नहीं कह सकता। मैं आपको ऐसा कहने वाला पहला और एकमात्र व्यक्ति हूँगा, ईदान ने कहा, और ये कोई प्रश्न नहीं बल्कि एक बयान था। अराबिल थोड़ी स्तब्ध थी, लेकिन उसे इससे कोई आपत्ति नहीं थी। इसके विपरीत उसे एक संक्षिप्त नाम रखना थोड़ा उचित लगा, जो केवल उन दोनों के द्वारा ही उपयोग किया जाता था। ठीक है, अराबिल ने सहमति जताई। हे, आप मेरे लिए एक संक्षिप्त नाम भी सोच सकते हैं, ईदान ने सुझाव दिया। हाँ, तुम्हारा नाम तो पहले से ही छोटा है, इसे और छोटा कैसे कर सकते हैं? अराबिल थोड़ी उलझन में थी और ईदान को बाद में एहसास हुआ कि वो बहुत बेवकूफ़ था। डैन, अराबिल ने बिना सोचे समझे बोल दिया। डैन के बारे में क्या ख्याल है? ईदान जोर से हंस पड़ा। उसने तो बस एक अक्षर मिटा दिया। अराबिल उसकी हंसी से थोड़ी शर्मिंदा हो गई। उसे ये एहसास नहीं हुआ कि उसका मूड और भावनाएं धीरे धीरे सामान्य हो गई थी। ठीक है, मुझे ये पसंद है, डैन को रहने दो, ईदान ने उसकी बात से सहमति जताई। अन्य लोग चुपचाप दंपत्ति के बीच की बातचीत को देखते और सुनते रहे, और उनके चेहरे पर मुस्कान थी ये देखकर कि दंपत्ति के बीच का रिश्ता धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से आगे बढ़ रहा था। सियरा ने भी ये देखा कि ईदान से बातचीत के दौरान अराबिल का मूड सामान्य हो गया था, और उसे ये आश्चर्यजनक और अजीब लगा। उसने कई बार आइस वैल्करीज के साथ बातचीत की थी और उनकी तुलना में अराबिल पूरी तरह से अलग थी। शायद इसलिए कि वो मूल्यतः आइस वैल्करी के रूप में पैदा नहीं हुई थी, सियरा ने खुद से पूछा, और फिर ईदान की ओर देखा। या इसलिए कि वो उसके बगल में है? ठीक है, एक तीर से दो निशाने लगाना।
उसी समय एडवेंचरस गिल्ड शाखा की सबसे ऊपरी मंजिल पर एक छोटे कार्यालय में लगभग 50 साल का एक आदमी बैठा था, जिसके बाल पहले से ही सफ़ेद हो चुके थे। वो अपनी उम्र के हिसाब से मजबूत और ताकत से भरपूर लग रहा था। उसकी ऊंचाई लगभग 2 मीटर थी और शरीर ज्यादा गठीला नहीं था। उसने एडवेंचरस गिल्ड के आधिकारिक कपड़े पहने हुए थे और उसकी छाती के दाहिनी ओर एक विशिष्ट बैज था, जो उस शाखा के प्रमुख के रूप में उसके पद को संकेत कर रहा था। गिल्ड शाखा प्रमुख कुछ महत्वपूर्ण लिखने में व्यस्त थे जब दरवाजे पर दस्तक ने उनका ध्यान भंग किया। अंदर आइए, उसने आत्मविश्वास और दृढ़ स्वर में कहा। दरवाज़ा खुला और एक अधेड़ उम्र की महिला कार्यालय में प्रवेश की। उसकी आंखें गोल चश्मे के पीछे छिपी हुई थी और उसके छोटे काले बाल करीने से सजे हुए थे। उसने एडवेंचरस गिल्ड के सदस्यों की एक विशिष्ट वर्दी पहनी हुई थी। अंदर आई महिला ने अपनी आंखें हल्के से रगड़ी और अपना चश्मा ठीक किया, जिससे घंटों कागजी कार्यवाही के बाद उसकी थकान झलक रही थी। लीसा, तुम्हें और आराम करना चाहिए, रिपोर्टें कहीं नहीं जाएंगी, चीफ ने कहा। यदि सब कुछ उतना ही सरल होता जितना आप कह रहे हैं चीफ, तो मैं बहुत पहले ही अपने कमरे में सो रही होती। जिस महिला को गिल्ड चीफ लीसा कहते थे, उसने झुंझलाहट के साथ उत्तर दिया। उसने एडवेंचरस गिल्ड की इस शाखा में मुख्य सचिव के रूप में कार्य किया था। हाल ही में विभाग को योग्य कर्मचारियों की कमी का सामना करना पड़ रहा था, जिसके कारण कमोबेश सभी अनुभवी कर्मचारियों पर काम का बोझ बढ़ गया। लीसा, इस सप्ताह कुछ और कर्मचारी विभाग छोड़कर अन्य शहरों में स्थानांतरित हो गए। गिल्ड प्रमुख भी मौजूदा स्थिति से परेशान था, लेकिन उसने अपनी सर्वोत्तम चेष्टा की और अब वो कुछ और नहीं कर सकता था। ठीक है, इसे यहीं छोड़ देते हैं। तुम मेरे पास क्यों आई हो? लीसा समझ गई कि गिल्ड प्रमुख ने अपनी शक्ति में सब कुछ कर लिया था और वो घटनाओं के क्रम को नहीं बदल सकती थी। इसलिए आह भरते हुए उसने हाल ही में शाखा लॉबी में हुई घटना के बारे में बात करना शुरू किया, यानी यूलिया के समूह के साथ और स्टाफ हीरो के अधीनस्थ के साथ हुई घटना। अच्छा, क्या तुम इन लोगों को पहचान सकी? जिसने पहले हमला किया वो स्टाफ हीरो का अधीनस्थ था, लीसा ने कहा, और जब उसने हीरो की उपाधि का उल्लेख किया तो उसकी आवाज़ में घृणा का भाव था। दूसरी तरफ वे उसूरिया की मिलिका के 4 शिष्य और एक डायमंड रैंक की अज्ञात महिला थी। उसी ने स्टाफ हीरो के अधीनस्थ को डांटा और घायल कर दिया, लीसा ने कहा। गिल्ड प्रमुख ने सोच-सोचकर अपनी ठुड्डी रगड़ी। गिल्ड प्रमुख होने के नाते वो मिलिका से परिचित था। रुको, क्या तुमने कहा था कि ये मिलिका के शिष्य हैं? अब उसे वो जानकारी याद आई जो उसे कुछ दिन पहले मिली थी। ये उस बात के बारे में था कि मिलिका ने दूसरी दुनिया से आए 2 अजनबियों को शिष्य के रूप में स्वीकार किया था। जी हाँ गिल्ड प्रमुख, ये वही हैं, लीसा ने उसके अनुमान की पुष्टि की। और वे दोनों भी उनमें से थे। ओह, चीफ को आश्चर्य हुआ, लेकिन उतना जितना कोई उम्मीद कर सकता है। हमें क्या करना चाहिए? लीसा ने गिल्ड प्रमुख से पूछा। कुछ नहीं, गिल्ड प्रमुख ने बिना किसी हिचकिचाहट के उत्तर दिया। गिल्ड प्रमुख ने कहा, ये स्टाफ हीरो के अधीनस्थ की गलती है। प्रतिद्वंदी ने बल के विरुद्ध बल से ही जवाब दिया, इसलिए उन्हें उनके हाल पर छोड़ दो, बस स्थिति पर नजर रखो। स्टाफ हीरो इस मामले को नजरअंदाज नहीं करेगा और उचित कदम उठाएगा। गिल्ड प्रमुख ने आगे कहा, हमेशा एक निष्पक्ष शक्ति रही है और रहेगी, और हम इस स्थिति को बनाए रखने का इरादा रखते हैं। यदि संघर्ष में भाग लेने वाला कोई भी व्यक्ति अपने क्षेत्र में गिल्ड के नियमों का उल्लंघन करता है तो उसे हमारे नियमों के अनुसार दंडित किया जाएगा। समझ गई, मुख्य सचिव ने उत्तर दिया और गिल्ड प्रमुख के कार्यालय से निकलकर एक विशेष कार्यालय की ओर चला गया, जहां गिल्ड की निजी सेना एकत्रित थी और प्रमुख के आदेश की प्रतीक्षा कर रही थी। इसी समय एडवेंचरस गिल्ड शाखा के पास स्थित एक आलीशान भवन में गर्म भाव के बादलों से घिरे एक विशाल कमरे में लंबे सुनहरे बालों वाली एक सुंदरी एक विशाल बाथटब में धूप सेक रही थी। घनी भाप ने उसके शरीर और चेहरे को छिपा रखा था, जिससे उसके रूपरंग का केवल अनुमान ही लगाया जा सकता था। वो सुखद आनंद में डूबी हुई गर्माहट और शांति का आनंद ले रही थी, लेकिन अचानक उसकी निजता भंग हो गई। नौकरानी के कपड़े पहने एक युवती कमरे में दौड़ी। वो बेचैन थी और उसकी सांस फूल रही थी। मालिकिन, नौकरानी घबराकर बोली। क्या हुआ? सुंदरी ने अप्रसन्नता से भौहें चढ़ाते हुए पूछा। मालिकिन, हीरो एडवेंचरस गिल्ड शाखा की ओर जा रहा है। उसे पता चला है कि उसका अधीनस्थ घायल हो गया है और हमलावरों में एक एल्फ भी है, नौकरानी ने जल्दी से बताया। ओह, मैं इससे बहुत थक गई हूँ, सुंदरी चिल्लाई। उसका मूड पूरी तरह से खराब हो गया था और अब उसे गर्म पानी में भीगने में कोई आनंद नहीं मिल रहा था। वो बाथरूम से बाहर निकली और अपनी डायमंड श्रेणी की आत्मशक्ति की मदद से कपड़े पहनकर एडवेंचरस गिल्ड शाखा की ओर चल पड़ी और अपने पूरे रूपरंग से असंतुष्टि व्यक्त की। इस समय लंबे समुद्री हरे बालों वाली एक युवती पहले शहर के द्वार पर दिखाई दी। भारी सांस ले रही थी, लेकिन उसकी निगाहों में प्रत्याशा थी।
ये कुख्यात वाटर वैल्किरी एस्मा यानी एस्मा का अवतार थी, जो आखिरकार पहले शहर में पहुंच गई और बिना देर किए उसी शहर में रहने वाली एक और वैल्किरी की तलाश में निकल पड़ी। हालांकि उसे ये पता नहीं था कि वो स्टाफ हीरो के पीछे एडवेंचरर्स गिल्ड शाखा में जा चुकी थी। क्या हमें उन्हें बुलाना चाहिए? जैसे ही एराबेल का मूड ठीक हुआ, उसने ईदान से पूछा। वो उनके 2 हमशक्लों की बात कर रही थी, जिन्हें ध्यान भटकाने और थोड़ा खेलने के लिए भेजा गया था। पिछले कुछ समय से वो लगातार अपने हमशक्ल की खुशी महसूस कर रही थी और सोच रही थी कि शायद अब बहुत हो गया। आखिरकार पूरा समूह पहले शहर में सुरक्षित पहुंच ही गया। तुमने बिल्कुल सही समय पर पूछा, ईदान ने कहा, और मैं तो उन्हें खुद ही वापस बुलाने का सुझाव देने वाला था। वे खेल बहुत कर चुके हैं। ईदान ने एराबेल की राय से सहमति जताई कि डुप्लीकेटर्स को वापस लाना जरूरी है। हो सकता है कि वे आगामी इवेंट में अभी भी उपयोगी साबित हों। वे दोनों इस पूरे समय अपने डॉपलगैंगर से जुड़ाव महसूस कर रहे थे और उन्हें एहसास हुआ कि चूंकि वे अपने डॉपलगैंगर्स को इतनी दूरी से महसूस कर सकते हैं, इसीलिए वे समन क्षमता का उपयोग करके उन्हें अपने अनुबंधित स्टार पर वापस लाने में सक्षम थे, भले ही वे विरोध करें। ईदान और एराबेल समझ गए कि उनके हमशक्ल अभी भी डॉपलगैंगर 1 में आनंद ले रहे हैं तथा उन्होंने उनके आनंदमय मूड को उनके बंधन के माध्यम से महसूस किया। हालांकि वो नहीं जानते थे कि ये हमशक्ल आखिर क्या कर रहे थे जिससे वे इतने खुश थे, लेकिन उन्हें ये एहसास था कि वे अपनी इच्छा से वापस नहीं आएंगे और उन्हें वापस लाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। ये निर्णय लेने के बाद ईदान और एराबेल ने एक साथ अपने समन क्षमता का उपयोग करके डॉपलगैंगर्स को वापस लाया। जैसे कि उम्मीद थी, उनके मन में अनिच्छा और कुछ प्रतिरोध का भाव था। हालांकि थोड़े प्रतिरोध के बाद दोनों हमशक्ल हार मानकर अपने स्वामियों के पास लौट गए। समन सफल रहा। जोड़े को अपने पहले स्टार्स के अंदर अपने हमशक्लों की मौजूदगी का एहसास हुआ और साथ ही वे बहुत थके हुए भी थे। उन्होंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि किसी भी क्षमता के लिए मन या आत्मिक बल की एक निश्चित मात्रा की आवश्यकता होती है। ऐसा लगा जैसे इस क्षमता का उपयोग करने के लिए दोनों की एक महत्वपूर्ण मात्रा की आवश्यकता होगी। दंपत्ति को एहसास हुआ कि मन और आत्मिक बल की मात्रा उनके और संकुचित प्राणी के बीच की दूरी पर निर्भर करती है। वे अपनी कुर्सियों पर पीछे की ओर झुक गए, आराम करने और अचानक आई थकान से उभरने की कोशिश कर रहे थे। दस्तक दस्तक दस्तक। दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। वहां मौजूद सभी लोगों ने एक दूसरे की ओर देखा, लेकिन किसी को मेहमानों की उम्मीद नहीं थी। अंदर आ जाओ, यूलिया ने कहा। उसके चेहरे से उसे पता चल गया कि वे किसी के आने की उम्मीद नहीं कर रहे थे। दरवाज़ा खुला और एडवेंचरर्स गिल्ड की एक कर्मचारी कमरे में दाखिल हुई। जाहिर था कि वो घबराई हुई थी और बातचीत करने वालों की आंखों में देखने से कतरा रही थी। मुझे खेद है, लेकिन आपके यहाँ आगंतुक आए हैं, उसने कहा। लेकिन हम किसी की प्रतीक्षा नहीं कर रहे हैं, यूलिया ने दृढ़ता से उत्तर दिया। मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन एक हीरो आया है और आपको ढूंढ रहा है। मुझे बस इस बारे में सूचित करने के लिए कहा गया था। कर्मचारी ने घबराहट में जवाब दिया, जो यूलिया की अडिग निगाहों से डर गया था। अरे, वो आ गया है, सियारा ने मुस्कुराते हुए कहा। अच्छा, अब तुम क्या करोगे? बाकी लोग एक दूसरे की ओर देखते रहे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। वे चुपचाप लेटे रह सकते थे और कमरे से बाहर नहीं जा सकते थे, रीसेट का इंतजार करते, क्योंकि उनके पास पर्याप्त भोजन था। मैं तुरंत कह दूं कि मैं इस मामले में शामिल नहीं होना चाहती। हालांकि मैं समझती हूं कि मैं ही थी जिसने उस मूर्ख को घायल किया था, लेकिन मैं मूल कारण नहीं थी। सियरा ने तुरंत यूलिया की ओर देखते हुए अपना रवैया और इरादे व्यक्त किए। उस समय अचानक यूलिया मुस्कुराई और दूसरों की ओर देखते हुए बोली, मैं इस तथाकथित हीरो को देखने जा रही हूं, आप यहीं रहें। नहीं, हम आपके साथ चलेंगे। एराबेल ने तुरंत यूलिया के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। हाँ, हम आपके साथ चलेंगे, ईदान ने एराबेल के शब्दों से सहमति जताई। हीरो स्वयं उनके पास आया था और वे उसे देखने का अवसर नहीं खोना चाहते थे। कहीं ऐसा ना हो वे किसी तरह स्टाफ चुराने में कामयाब हो जाए। दंपत्ति ने एक दूसरे की ओर देखा और बिना किसी शब्द या मानसिक संपर्क के वे समझ सकते थे कि उनमें से प्रत्येक क्या सोच रहा है। नीमो ने बिना कुछ कहे एक कदम आगे बढ़कर उनके साथ शामिल होने का इरादा जताया। आह जवानी जवानी, सियरा ने मुस्कुराते हुए कहा, ये देखते हुए कि क्या हो रहा है, और उठ खड़ी हुई। उनका पीछा करने और अपनी आंखों से सब कुछ देखने के लिए आगे बैठने का इरादा किया। यूलिया ने समूह का नेतृत्व किया। उसके पीछे नीमो, फिर ईदान और एराबेल थे।
और सिएरा सबसे पीछे। कर्मचारी ने धीरे से आह भरी और समूह को रास्ता दिखाते हुए आगे बढ़ा। समूह के सदस्यों ने अटकलें लगाने की हिम्मत न करते हुए व्यक्तिगत रूप से ये सत्यापित करना पसंद किया कि उनके लिए क्या इंतजार कर रहा है। कर्मचारी उन्हें एडवेंचरर्स गिल्ड के विशाल हॉल में ले गया, जहां तब तक बहुत से लोग इकट्ठे हो गए थे। वहां पहले से कहीं ज्यादा लोग थे। वे सभी हॉल के किनारों पर बैठे थे, बीच में एक बड़ी खुली जगह छोड़ते, जहां समूह को आश्चर्यचकित करते हुए मेज और कुर्सियां रखी गई थीं। ये स्पष्ट था कि सब कुछ इस तरह से आयोजित किया गया था कि दोनों विरोधी पक्षों को वार्ता में प्रवेश करने का अवसर मिल सके। एक तरफ कोई नहीं था तो दूसरी तरफ दर्जनों लोग पहले से इकट्ठे थे। बिल्कुल बीच में विपरीत दिशा के समूह में एक व्यक्ति अलग से खड़ा था, एक युवक जो आलीशान कपड़े पहने हुए था। उसके सुनहरे बाल सोने जैसे चमक रहे थे और उसकी आंखें मानो शुद्ध सोने की बनी हों। वो अंदर आने वाले हर व्यक्ति को देखकर स्नेह से मुस्कुरा रहा था। उसकी नज़र वहां मौजूद लोगों पर पड़ी, लेकिन फिर यूलियाली पर रुक गई और वो अपनी नज़र उससे हटा नहीं पा रहा था। यूलिया के समूह को तुरंत पता चल गया कि ये युवक और कोई नहीं बल्कि प्रसिद्ध स्टाफ हीरो था। यूलियाली, जिसने स्टाफ के हीरो का ध्यान आकर्षित किया, उसके सामने बैठ गई। नीमो उसके दाहिने ओर था और सिएरा नीमो के बगल में थी। एराबेल यूलिया के बाईं ओर बैठा था और ईदान उसके बाईं ओर बैठा था। हीरो के चारों ओर मौजूद दर्जनों लोगों की तुलना में यूलिया के 5 लोगों का समूह कम प्रभावशाली लग रहा था। ईदान और एराबेल ने पवित्र स्टाफ को देखने की उम्मीद में हीरो की सावधानी से जांच की, लेकिन वो कहीं नहीं दिखा। दंपत्ति ने निराशा से आह भरी। जो लोग देख रहे थे वे चुपचाप एक दूसरे से फुसफुसा रहे थे। ये अनुमान लगा रहे थे कि क्या हो रहा है। कोई नहीं जानता था कि इसका अंत कैसे होगा। इसी समय लंबे सुनहरे बालों वाली एक सुंदर महिला भीड़ में प्रकट हुई। किसी तरह वो अपनी उपस्थिति छुपा रही थी और भीड़ में कोई उस पर ध्यान नहीं दे रहा था। उसने हॉल के बीचों बीच अपनी निगाहें गड़ा दी, नाराजगी से अपनी आंखें सिकोड़कर हीरो की ओर देख रही थी। गधे! उसने हीरो को गाली दी। तभी अचानक उसे महसूस हुआ कि किसी की नज़र उस पर है और उसने ध्यान आकर्षित किया। और जब उसने उस व्यक्ति को देखा जो उसे देख रहा था, तो उसके रोंगटे खड़े हो गए और वो डर के मारे लगभग चीख पड़ी। काले कपड़े पहने एक महिला, जिसके चेहरे पर बड़ी मुस्कान थी, हीरो के समूह के सामने बैठे लोगों में से सीधे उसकी ओर देख रही थी। गोरी औरत लाख कोशिश करने के बावजूद उस मुस्कान को भूल नहीं पा रही थी। उसे उसके बारे में सपने भी आते थे, जिससे कभी-कभी आधी रात को उसकी नींद खुल जाती थी। सुनहरे बालों वाली ये महिला बेशक गोरी वैल्करी लुसिंडा लाइटियल थी, एक वैल्करी जिसने सिएरा का अपमान किया था और उसे इसका सबक भी मिला था, जो आज भी उसे सताता है और उसके लिए एक दुस्वप्न बन गया है। लुसिंडा अभी भी भय से कांप रही थी। उसने अंततः देखा कि ये भयानक महिला उन लोगों के बीच बैठी थी जो हीरो का विरोध कर रहे थे, और इस खोज ने उसे इतना भयभीत कर दिया कि वो निष्क्रिय नहीं रह सकी और सिर्फ देखती रही कि क्या हो रहा है। वो भीड़ से बाहर निकली और अपना ध्यान भटकाने वाला जादू त्याग दिया और तुरंत ही सभी की निगाहें उसकी ओर मुड़ गई। संत! किसी ने कहा, जिससे प्रशंसा की लहर दौड़ गई। आह, संत! संत यहाँ है! शांत भीड़ लुसिंडा के लिए जयकार करने लगी। हीरो के समूह और यूलिया के समूह ने भी लुसिंडा की उपस्थिति पर ध्यान दिया। सिएरा ने उसे देखते हुए धीरे से हंसी। नई आई हुई महिला को देखकर और पहचानकर एराबेल की निगाहें इतनी तेज और तीव्र हो गई मानो उसकी आंखें आग उगल देंगी और इस महिला को भस्म कर देंगी। भीड़ की नज़रों में अपना दबदबा न खोने के लिए लुसिंडा ने खुद को संभाला और सिएरा के डर पर काबू पाकर एक सच्चे संत की तरह व्यवहार करने लगी। उसने दर्शकों का स्वागत एक चमकदार मुस्कान के साथ किया। वार्ता की मेज़ पर आकर लुसिंडा ने हीरो के बगल में सीट नहीं ली, बल्कि गिल्ड के प्रतिनिधियों के साथ तटस्थ स्थिति लेना पसंद किया, जिससे हीरो को कुछ आश्चर्य हुआ। हीरो कुछ कहना चाहता था, लेकिन लुसिंडा की निगाहों के आगे उसकी हिम्मत नहीं हुई। वो थोड़ा उलझन में था, लेकिन फिर उसने उससे नज़रें हटाकर यूलिया की तरफ देखा। ये परी अपने स्वामी की तरह ही सुंदर थी। हाँ, हीरो पहले से ही जानता था कि ये एल्फ मिलिका का प्रत्यक्ष शिष्य था, वो उच्च एल्फ जिसे वो बेहद प्यार करने लगा था और अभी भी उसे भूल नहीं पाया था। उसकी वजह से सब कुछ गलत हो गया, क्योंकि उसने मुझे अस्वीकार कर दिया। सब कुछ बदल गया, ये सब उसकी वजह से है। हीरो के दिमाग में ये आवाज़ें बार बार गूंज रही थीं जब उसने यूलालिया को देखा और उसके विचार उसके गुरु की ओर मुड़ गए। भीड़ धीरे धीरे शांत होने लगी और सभी का ध्यान हीरो और एल्फ पर केंद्रित हो गया।
तुम सुंदर हो, हीरो ने यूलालिया की ओर देखते हुए कहा। भीड़ आश्चर्य से दंग रह गई। दूसरी ओर यूलालिया अविचलित रही और नायक को गौर से देखती रही। ईदान हीरो की स्पष्टवादिता से थोड़ा आश्चर्यचकित था। दूसरी ओर एरेबेल पूरे समय बस एक ही तरफ देख रही थी। उसकी नज़र लुसिंडा पर टिकी थी, जिससे लुसिंडा थोड़ी उलझन में पड़ गई। लुसिंडा समझ नहीं पा रही थी कि ये साधारण सी दिखने वाली लड़की उसे इतनी गौर से और अजीब नज़रों से क्यों घूर रही है। लुसिंडा हर पल और भी असहज होती जा रही थी। कितना अजीब है, लुसिंडा ने धीमे स्वर में फुसफुसाया। एडवेंचरर गिल्ड शाखा भवन में दाखिल होते ही उसे बेहद बेचैनी महसूस हुई, और अब उस लड़की पर ध्यान देने के बाद ये भावना और भी बढ़ गई है। कुछ देर और सोचने के बाद उसने भयभीत होकर अपनी आंखें खोली। उसकी नज़र तुरंत उस लड़के के बगल में बैठे युवक पर गई, और उसी क्षण लुसिंडा ने अपनी ओर बढ़ते हुए जानलेवा इरादे के सूक्ष्म संकेत भांप लिए। उसने वापस एरेबेल की ओर देखा, जिसके मन में साफ तौर पर जानलेवा इरादा था। लुसिंडा ने अपनी नज़र सिएरा की ओर घुमाई, जो पूरे समय उन्हें मुस्कुराते हुए देख रही थी। धिक्कार है चुड़ैल पर, लुसिंडा ने मन ही मन सिएरा को कोसा जब उसे एहसास हुआ कि क्या हो रहा है। लुसिंडा को एहसास हुआ कि वो जो अजीब एहसास महसूस कर रही थी, वो सिएरा द्वारा उस लड़की और उसके बगल में बैठे युवक पर डाले गए जादू के कारण था। ये एक ध्यान भटकाने वाला मंत्र था। इसी जादू के बदौलत आसपास के लोगों को इस जोड़े की भनक तक नहीं लगी। हालांकि हर शहर में उनकी प्रसिद्धि सभी कल्पनीय सीमाओं को पार कर चुकी थी। यदि ये मंत्र न होता तो कोई भी हीरो और एल्फ पर ध्यान नहीं देता। हालांकि लुसिंडा को इस बात का पता था, लेकिन वो समझ नहीं पा रही थी कि ये लड़की उसके प्रति इतनी शत्रुतापूर्ण क्यों थी। तुम्हारा नाम क्या है? ओ सुंदर लड़की, मेरा नाम एलियनोर है, स्टाफ हीरो। हीरो ने पूछा। उसके चेहरे पर वो मुस्कान थी जो वो खुद से निकाल सकता था। यूलालिया हीरो को ऐसे घूरती रही जैसे उसके सामने एक साधारण दीवार हो। उसे जवाब दो, वो तुम्हारा नाम पूछ रहा है। एल्फ के व्यवहार को सहन न कर पाने के कारण हीरो के अधीनस्थों में से एक ने यूलालिया पर अपनी आवाज़ उठाई। चुप रहो! जवाब में हीरो अपनी कुर्सी से उछल पड़ा और अपने अधीनस्थ को एक छड़ी से जोर से मारा, जो अचानक उसके हाथ में आ गई। जमीन से 180 सेंटीमीटर ऊंचा ये डंडा एक भव्य दृश्य था। ये किस माध्यम से बना था ये तो पता नहीं चल सका, लेकिन निस्संदेह ये लकड़ी ही थी। डंडे की सतह पर बने डिज़ाइन शाखाओं और जड़ों के आपस में गुंथे होने जैसे थे, मानो प्रकृति का ही साक्षात रूप हों। ये छड़ी इस दुनिया के पवित्र हथियारों में से एक थी। ईदान और एरेबेल आखिरकार अपने लक्ष्य को देख सके। ऐसा करने के लिए एरेबेल ने अपनी नज़र लुसिंडा से हटाकर अपना पूरा ध्यान स्टाफ पर केंद्रित कर लिया। इस कड़ाकी चोट से हीरो का अधीनस्थ बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। प्लैटिनम श्रेणी का प्राणी भी हीरो द्वारा इस्तेमाल किए गए पवित्र स्टाफ के एक भी प्रहार का विरोध नहीं कर सकता था। हीरो ने अपने एक अधीनस्थ को बेहोश करके, जितना हो सके उतना भव्य रूप धारण करके अल्फ को प्रभावित करने की कोशिश की। हालांकि उसे उसका प्रयास पसंद नहीं आया। वो इतनी सरल नहीं थी कि उसे इस प्रदर्शन में केवल एक तमाशा और खुद को अभिजात साबित करने का प्रयास ही नजर आता। न केवल वो, बल्कि वहां पर मौजूद सभी महिलाएं जो हीरो को देख रही थी, उन्होंने आंखें घुमाकर अपनी नाराजगी व्यक्त की। लुसिंडा ने हताशा में अपना चेहरा अपने हाथ से ढक लिया, लेकिन उसने खुद को नियंत्रित किया और ये दिखाने की कोशिश की कि जो कुछ भी हो रहा है उसे उसका कोई सरोकार नहीं है। यूलालिया, उसने कहा। अब हीरो के धैर्य को परखने की उसकी कोई इच्छा नहीं थी। उसे उकसाने की तो बात ही छोड़ दें। उसने बस अपना नाम बताया ताकि वो बिना देर किए मुद्दे पर आ सके। यूलिया, कितना सुंदर नाम है, नायक ने कहा, अपनी प्रशंसा व्यक्त करते हुए। ईदान और निमो ये दृश्य देखकर अपनी उबाइक नहीं रोक पा रहे थे। ईदान समझ नहीं पा रहा था कि ऐसे कैसे पेश आते हैं। हालांकि उसने कई छोटी कहानियों में ऐसे किरदारों के बारे में पढ़ा था, लेकिन उसका मानना था कि ये बस लेखकों की कल्पना मात्र हैं। लेकिन इसे पहली बार देखकर उन्हें एहसास हुआ कि कई अलग अलग दुनियाएं हैं और ऐसे लोगों का अस्तित्व अब नामुमकिन नहीं लगता। तुम मुझसे क्या चाहती हो? यूलालिया ने स्पष्ट रूप से पूछा। अब उसे हीरो की उपस्थिति सहन नहीं हो रही थी। और ठीक उसी समय जब हीरो कुछ कहने ही वाला था, एडवेंचरर गिल्ड शाखा के दरवाजे जोर से खुल गए और एक अप्रत्याशित आकृति अंदर दाखिल हो गई। सभी की निगाहें इस अप्रत्याशित अतिथि पर टिक गईं। वो छोटे कद की एक खूबसूरत महिला थी, जिसके बाल समुद्री हरे रंग के थे और उसकी पीठ पर उसके बालों की तरह 2 जोड़ी पंख थे। वहां उपस्थित अधिकांश लोग ये नहीं जानते थे कि वो कौन थी। केवल 4 लोगों ने लगभग एक साथ घुसपैठिए पर गालियां बरसाईं। ये लोग सिएरा, ईदान, एरेबेल और लुसिंडा थे। दूसरों से उलट एसुमा ने खासी शत्रुता से देखा।
उसकी पवित्र आभा एक पल के लिए खूनी हो गई, एक जबरदस्त हत्या की भावना से भर गई और फिर संत की ओर लौट गई, जो इस समूह के ध्यान से बच नहीं पाई। एजुमा ने भी ये देखा और अपनी नज़रें लाइट वैल्किरी पर गढ़ा दी, समझ नहीं पा रही थी कि ये छोटी बहन उसे इतनी शत्रुता से क्यों देख रही है। हालांकि उसे याद नहीं आ रहा था कि वो दोनों पहले कभी मिले थे। इस बात से अनजान के इस दुर्भाग्यपूर्ण स्थान पर उसकी परेशानी का मुख्य कारण वो खुद थी।